सबसे पहले तो मैं आपका जो ये नाम है टॉर्नेडो बूम, नाम में ये धमाकेदार एक वो है, ये नाम आपने क्यों चूज किया? मैं चाहता था कि जब मैं बड़ा हूँ तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट करूँ, तो मुझे ये सोचता था कि उस कंपनी का एक नाम होना चाहिए। तो मैं ये देखता था कि जैसे आपके महिंद्रा हो गए, टाटा हो गए, कोई BMW हो गया, कोई भी जैसे कंपनियों के नाम है, इसमें BTDM ये आर ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये जो है आपके नाम में बहुत वजन डालता है। तो एक मेरा इनिशियल एक वो था कि आप जब भी मैं कोई नाम रखूंगा ये सारे लेटर्स उसमें होने चाहिए। आपने इतनी कम उम्र में ही मतलब आपने बिजनेस को लगभग आपके कंपनी को 4 साल से ऊपर ही हो गया और इतनी तरक्की हो गई, मतलब किस तरह से, ऐसा कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी? मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप तो था वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। तो वहाँ पे जो है आपके रेलवे की जो बोगीज हैं वो बनती हैं। ओके। तो हम 10 दिन हम वहाँ पे ट्रैवल किया। एज एन इंजीनियर हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि जो भी काम इंसान कर रहा है उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ये आजकल ना लोगों का ये मानना है कि एआई के आने से मतलब बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं, एआई ने कवर कर लिया, तो ये किस हद तक सही है? वाकई में क्या एआई ने आधे से ज्यादा लोगों के जॉब खा गए मतलब? तो जो लोग एआई के कोर्सेज कर रहे हैं या एआई के जो टूल्स हैं उन्हें समझ रहे हैं, उनकी जॉब जा नहीं रही है, बल्कि उनको प्रमोशंस मिल रही है, प्रमोशंस मिल रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि एआई को चलाने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा हाँ, आपको। उसमें प्रॉम्प्ट्स होते हैं, हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, मशीन लर्निंग पे बेस्ड होता है पूरा एआई। सर एक बात और पूछना चाहूँगी कि कोई भी बड़ी बिजनेस कंपनी आप जैसे कंपनी को हायर करके अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, लेकिन कोई अगर नया स्टार्टअप है किसी का और उनको भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़े? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो गया, उसमें विजिटिंग कार्ड हो गया, राइट, एक ब्रोशर हो गया। फिर अगर आप उससे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप क्या भेजते हैं, अपना वेबसाइट भेजते हैं उन्हें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भेजते हैं। आप एक बार सीख जाओगे तो आप खुद ही 6 महीने का कंटेंट आप बना के सोशल मीडिया पे आप डालो, अपना प्रेजेंटेशन डिजाइन कर लो और धीरे धीरे इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो आप टाइम के साथ। अंत में मतलब जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को कुछ कहिए बिजनेस से रिलेटेड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आप मिनिमम 5 साल या 10,000 घंटे आप किसी पर्टिकुलर वेंचर पे काम करते हैं, तभी आप उस वेंचर पे या उस बिजनेस मॉडल पे आपको एक्सपर्ट माना जाता है। तो आप इस माइंडसेट से कोई भी काम शुरू करिए कि आपको 5 साल उसको देने हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा या आप अपने आप अंदर चेंजेस नहीं देखोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल भारतीय संवाद में। आज हम आप लोगों को एक खास व्यक्ति से रूबरू कराएंगे, जिनका नाम है अर्नव सेन, फाउंडर ऑफ टॉर्नेडो बूम बिजनेस सॉल्यूशन। नाम में ही दम है ना? नाम सुनते ही एनर्जी आ जाती है। चलिए स्वागत करते हैं अर्नव जी का। अर्नव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे अपने शो में बुलाया और मैं कोशिश करूँगा कि आपके व्यूअर्स के सारे सवालों के सही से जवाब दे पाऊँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो ये नाम है टॉर्नेडो बूम, नाम में ये धमाकेदार एक वो है, ये नाम आपने क्यों चूज किया? मैम ऐसा है कि मैं जब स्कूल में था तभी मैंने अपने मन में विचार बनाया कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। तो मैं चाहता था कि जब मैं बड़ा हूँ तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्टार्ट करूँ। तो मुझे ये सोचता था कि उस कंपनी का एक नाम होना चाहिए। तो मैं ये देखता था कि जैसे आपके महिंद्रा हो गए, टाटा हो गए, कोई BMW हो गया, कोई भी जैसे कंपनियों के नाम है, इसमें BTDM ये आर ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये जो है आपके नाम में बहुत वजन डालता है। तो एक मेरा इनिशियल एक वो था कि आप जब भी मैं कोई नाम रखूंगा ये सारे लेटर्स उसमें होने चाहिए। फिर मैं 11th में आया तो उस टाइम मैंने कुछ मूवीज देखी जिसमें मैंने देखा कि आपके सबमरीन से टॉर्पीडो मिसाइल्स निकल रही हैं और जैसे ही वो लॉन्च होती है तो पूरे समुद्र में सारे शिप्स बिल्कुल वो हो जाते हैं, एक अलर्ट मोड पे चले जाते हैं कि कोई धमाकेदार चीज आ रही है। तो मैंने कहा कि इस तरह का कुछ नाम आना चाहिए। तो मैं कॉलेज में आया तो मैं फोटोग्राफी बहुत करता था, तो मेरी फोटोज जो है बहुत जगह मेरे परमिशन के बिना यूज होती थी। तो मुझे बहुत जनों ने सजेस्ट किया कि आप वाटरमार्क रखो। तो इनिशियली मैं अपना नाम यूज करता था, तो बट मुझे इसमें मजा नहीं आता था कि फोटो पे आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए rather देन आपका पर्सनल नाम।
तो जब मैं यूएस में गया अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने, तो वहाँ पे भी मेरे साथ एक घटना हुई जहाँ मेरा फोटो बिना परमिशन के यूज़ हुआ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि एक नाम मुझे डिसाइड करना है, और वो नाम ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें एनर्जी आए, और उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे एक इंसान का नाम होता है वैसा होना चाहिए, जैसे मर्सिडीज बेंज है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो इस वजह से मैंने उस टाइम वहाँ पे क्या है, यूएस में तूफान टॉर्नेडोज बहुत आती हैं, मैंने कहा ये आता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं कि कोई ऐसा धमाकेदार चीज़ आ रही है। तो मैंने उसके साथ बूम वर्ड यूज़ किया जो इजी टू रिमेंबर भी है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला भी कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो रहा है उसमें, और ये सारे लेटर्स भी यूज हो रहे हैं, TRTM, जो कि वजन डाल रहे हैं। तो इस तरीके से टॉर्नेडो बूम जो नाम मैंने फाइनली डिसाइड किया, और मेरे फोटोज में मैं यूज करता था। फिर बाद में चल के जब मैंने अपनी कंपनी बनाई तो मैंने यही नाम बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपका। आपने इतनी कम उम्र में ही मतलब आपने बिजनेस को, लगभग आपके कंपनी को 4 साल से ऊपर ही हो गया और इतनी तरक्की हो गई, मतलब किस तरह से, ऐसा कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी? देखिए, मैं लर्निंग में मैं बिलीव करता हूँ। तो मैं जब मैं बीटेक कर रहा था तो हमने इंटीग्रल कोच, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप तो था वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ। तो वहाँ पे जो है आपके रेलवे की जो बोगीज हैं वो बनती हैं। तो वहाँ पे हमें इनिशियली हमें कहा गया कि आप पूरा प्लांट जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, उसको आप पहले आप ट्रैवल करो और आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढो कि और उसका फिर आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो हम 10 दिन हम वहाँ पे ट्रैवल किया और हमने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट किया कि अब इतनी बड़ी फैक्ट्री थी तो उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत चैलेंज था। एज एन इंजीनियर हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि जो भी काम इंसान कर रहा है उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। ये सन 2011 के अराउंड, 11-12 के अराउंड की बात है। तो वहाँ पे फिर हमने एक वेल्डिंग मैनिपुलेटर मशीन बनाया था मैंने। तो वो क्या करता था, उसमें आप वेल्डिंग टॉर्च लगा दो और वो पूरा आप जैसे उसको गाइड करोगे वो पूरा मशीन उस हिसाब से वेल्डिंग कर देगा। तो वो बनाने में मुझे 2 महीने लगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं जाके उनको बताया कि जी ये मशीन मैंने बनाया है और आप मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देख लो। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात पहली बार मुझे बताई कि आपने चलो प्रोडक्ट तो बना दिया है, अब इस प्रोडक्ट से हम कैसे हमारे को बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट क्या है, आप इसका पूरा रिपोर्ट बना के लाओ कि अगर हम इस मशीन को यूज करते हैं तो कितने टाइम में हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितने टाइम में हम ह्यूमन जो लेबर अभी हम कॉस्ट पे कर रहे हैं उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, ये सारा बना के लाओ। तो उसको फिर मैंने दोबारा 1 हफ्ता लगा के मैंने बनाया। तो उस टाइम मुझे एक चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आप प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, आपको उसको बेचना भी आना चाहिए। तो आगे चल के मैंने जितने भी कंपनीज में इंटर्नशिप करी, फिर मैंने जॉब करी, तो वहाँ पे यही रहता था कि आपको जो सोल्यूशन है, इवन आप देखेंगे कि आपको घर पे भी अगर आपको कोई चीज मनवानी होती है हमें तो हमारे को बहुत इनोवेटिव बनना पड़ता है। पहले हमें उसके प्रोज एंड कॉन समझाने पड़ते हैं, फिर हमें वो चीज आपकी एडवाइस जो है वो ली जाती है, राइट। वही बिजनेस में यही था। तो मेरे बहुत बचपन से, मतलब ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना या सॉल्यूशन निकालने से कुछ नहीं होता, उसको आपको सेल करना आना चाहिए। तो मेरा एंटायर मॉडल जो बिजनेस जो है इसी पे डिपेंड बना। फिर मैं आगे चल के मैंने डिश कंपनी में यूएसए में काम किया। तो मेरी जो बैकग्राउंड है, मैंने यूएस में एमएस करने गया मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर आगे चल के मैंने एमबीए भी करी मार्केटिंग में, और इसके अलावा मैंने आईआईटी दिल्ली से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरी क्वालिफिकेशन भी मैंने करी, ग्रीन बेल्ट रहा मैं 6 सिग्मा में। तो ये सारी चीज़ें सीखते सीखते आदमी जब सीखता है ना, तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्री ट्रेंड्स आपको पता चलते हैं, बहुत लोगों से आप उठना बैठना करते हो। और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि आपको बहुत प्रोएक्टिव होकर लोगों से नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आपकी इम्प्रूव होती है, जो मैक्सिमम लोगों में मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा स्किल सेट है जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कि आप अपने आइडियाज़ को किस तरह से लोगों के सामने रख रहे हैं और आप सामने वाले के आइडियाज़ को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसी तरह से हमने फिर आगे चल के जब मैं इंडिया भी वापस आया तो हमने मार्केटिंग रिलेटेड सॉल्यूशंस को ही हमने से ही काम शुरू किया। ओके, अच्छा एक बात और कि ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ये आपको तो बिजनेस इतना, मतलब बिजनेस में पक्के हैं आप, तो फिर ये ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या मतलब किस तरह से लोग आगे बढ़ सकते हैं? जी, मैं इसमें आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा क्या है कि जो ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन सेलिंग जो है,
ये लास्ट 10 साल में एक ट्रेंड की एक टेक्नोलॉजी कह लीजिए, एक कंसेप्ट जो है हमारे मार्केट में आया है, राइट। हम पहले भी करते थे बट हम उसको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं बोलते थे। हम अगर जैसे टेलीविजन पे ऐड दे रहे हैं या न्यूज़पेपर में एड्स दे रहे हैं तो उसके लिए हम ऑनलाइन वर्ड यूज नहीं करते थे। अब ऑनलाइन वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम वेबसाइट्स के थ्रू ये चीज मार्केटिंग हम कर रहे हैं। तो देखिए अभी क्या है, मैं सबको आइडिया है, मैं थोड़ा सा उसको क्लियरली समझाते हैं। अभी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इंडियन मार्केट में इन वेबसाइट्स के बारे में आप जानते हैं। इनका क्या है, आप B2C मार्केटिंग करते हैं, मतलब डायरेक्ट जो यूजर है, एंड यूजर है, उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है एंड फिर आप उसको यूज कर रहे हो। उससे आपकी जो अवेयरनेस है, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं, वो आपको बहुत जल्दी मिल रही है, राइट। तो ऑनलाइन मार्केटिंग से ये चीज बहुत आसान हो गया है कि आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी कंपनी में जैसे टोर्नेडो बूम में हम क्या करते हैं, हमने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रमोशनल चैनल्स का, लीड जनरेशन का। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो इसको हम B2C मार्केट में हम इस तरह से लाते हैं कि हम आपकी वेबसाइट भी बनाएंगे, उसमें अगर आप प्रोडक्ट है आपका तो हम उसमें आपकी लिस्टिंग भी करेंगे, और फिर आप गूगल हो गया, फेसबुक एड्स हो गए, और भी जो भी ऑनलाइन एड प्रमोशन चैनल्स है, प्रोग्रामेटिक एड्स हैं या कुछ भी है, उसके थ्रू आप इंडिया हो या बाहर भी किसी भी कंट्री हो, चाहे US, UK, इन सब जगह पे हम आपका प्रोडक्ट सेल करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद अब ये जो है ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया वो होता है। अब B2C में ये हो गया कि आप अपने वेबसाइट से आप सेल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अगर आप US मार्केट में जा रहे हैं तो आपका eBay, Etsy हो गया, इन सब में। फिर आप UK मार्केट हो गया, किसी भी वहाँ पे इनके जो चैनल्स हैं ऑनलाइन चैनल्स, इस पे हम आपको ऑनबोर्ड कराते हैं। उसके बाद हम आपके, मान लीजिए आपको वहाँ पे बिजनेस सेटअप भी करना है, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं। फिर हम वहाँ पे आपके एड्स रन करके हम वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। एंड उसमें क्या क्या आपके प्रमोशनल प्लान क्या होने चाहिए, आपको किस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी चाहिए, ट्रेंड्स क्या होने चाहिए, उन सब के बारे में हम रिसर्च करके आपको रिपोर्ट देते हैं। ये हो गया B2C। अब B2B में हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे आपके अमेजोन, आपके अलीबाबा के साथ हमारे चैनल पार्टनर हैं, और आपके हमारी खुद की एक वेंचर है HNG भारत, उसका प्रोडक्ट है madeinindiaproduct.com। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी इंडिया में ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम इनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, एंड वी आर हेल्पिंग देम टू कनेक्ट विद बायर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम 200 कंट्रीज। तो यहाँ पे पूरा सारे, जैसे अलीबाबा में सारे दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड, और फिर हम उनको कनेक्ट करते हैं इन बायर्स के, सेलर्स के साथ। आपको सोर्सिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ हम जो है अपने क्लाइंट्स को लॉजिस्टिक्स की भी सपोर्ट देते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट है लॉजी बाजार, जिसमें हम हर तरह के लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो आप कहीं भी किसी भी कंट्री में, या इनसाइड इंडिया हो, आउटसाइड हो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपका सामान टाइम से वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये हमारा जो है पूरा ऑनलाइन मोड है कि इसमें हम आपको बायर्स से भी कनेक्ट करा रहे हैं, आपकी सोर्सिंग में भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए वो भी करवा के दे रहे हैं, और आपको जो सर्टिफिकेशंस, जो डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए किसी भी कंट्री में आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसमें भी हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अब ऑफलाइन की बारे, ऑफलाइन में क्या करते हैं सर? मैम ऑफलाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। अब किसी को आपका प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए इवेंट हम ऑर्गेनाइज करके उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। एग्जीबिशंस इंडिया में अगर आप देख रहे होंगे कि बहुत एग्जीबिशंस होती है आजकल। अब उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, उसमें स्टॉल फैब्रिकेशन हो गया, स्टॉल डिजाइन हो गया, वो करना, फिर आपको फुटफॉल कैसे चाहिए, वहाँ पे लीड आपको कैसे जनरेट करना है, लोग कैसे आपकी इंक्वायरीज बढ़े, क्योंकि हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीबिशंस में। और आज एक बहुत अच्छा चीज़ क्या हो रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी एग्जीबिशंस होते हैं जो बहुत क्लाइंट्स को या बहुत बिजनेस ओनर्स को नहीं पता। तो जब वो हमसे जुड़ते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आप इन एग्जीबिशंस में एज ए विजिटर भी अगर आप जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप इंस्टेंट बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करें। तो हम इससे रिलेटेड अवार्ड सेरेमनीज, अवार्ड फंक्शन, CSR एक्टिविटीज़ हो गया,
उसके बाद आपके सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट, फिर जो मैन पावर सर्विसेज, जो एक इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सर्विसेज चाहिए वो हम सारी प्रोवाइड करते हैं। ओके और एक सवाल कि आजकल ना लोगों का ये मानना है कि एआई के आने से मतलब बहुत लोगों के जॉब चले गए हैं या इन्हें कवर कर लिया, तो ये किस हद तक सही है? वाकई में क्या एआई ने आधे से ज़्यादा लोगों के जॉब खा गए मतलब? देखिए मैम, एआई को लोगों ने थोड़ा देखिए, अगर ये एक ब्रांडिंग का पार्ट है, एआई इज लाइक गूगल जब आज से बहुत साल पहले, 2 दशक पहले, बिफोर 2 डिकेड्स जब आया था, लोग कुछ भी वहाँ पे सर्च करते थे तो उन्हें मिल जाता था। तो उस टाइम क्या था, एनसाइक्लोपीडिया मार्केट जो है डाउनफॉल में जा रही थी, क्योंकि लोग उससे पहले डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया वो करते थे। अब सिमिलरली एआई है, एआई ने थोड़ा काम आसान कर दिया है, उसने वही डेटाबेस को थोड़ा और हम कहते हैं कि लोगों को थोड़ा सा इजी कर दिया चीजों को, कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स जा रही हैं, कुछ हो सकता है। एआई को एज अ सप्लीमेंटल टूल, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं अपने काम को और अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, वैसे एआई को आप अगर सीख लें तो आपका काम जो है और अच्छे से प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। तो जो लोग एआई के कोर्सेज कर रहे हैं या एआई के जो टूल्स हैं उन्हें समझ रहे हैं, उनकी जॉब जा नहीं रही है, बल्कि उनको प्रमोशंस मिल रहे हैं, प्रमोशंस मिल रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि एआई को चलाने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा आपको। उसमें प्रॉम्प्ट्स होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, मशीन लर्निंग पे बेस्ड होता है पूरा एआई। तो अगर आप चीजों को सीखते जाओगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कि आप कैसे आपकी जो पूरे दिन की एक्टिविटीज हैं वो जब रिकॉर्ड करके वो समझ जाता है कि आपकी क्वेरीज क्या हो सकती हैं या आप किस भाषा में आप बात करते हो, तो वो चीज वो आप एक सिस्टमैटिक फॉर्म में एक मतलब एआई ने अडॉप्ट किया है। आप उसके साथ कम्युनिकेट बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे आप किसी इंसान से बात कर सकते हो, उससे वो सारे काम करवा सकते हो जो आप किसी इंसान से करवा सकते हो। यूज इट एज अ असिस्टेंट एग्जैक्टली। आप सीखो उसको कैसे आप अपने चीजों को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। बल्कि एआई बेहतर ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको आप अगर एथिकली यूज करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सर ये लीड जनरेशन क्या होता है? क्या ये डिजिटल मार्केट से ही होता है? मैम लीड जनरेशन ये होता है कि आप जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपसे इंक्वायरी क्रिएट करते हैं। तो लीड जनरेशन का जो है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से नहीं होता। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि 4 तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग है ही, जहाँ पे आप ऑनलाइन एड्स चलाते हैं और आपके पास लीड्स आती हैं। दूसरा हो गया है ऑफलाइन, जैसे आप एग्जीबिशंस पे जाते हैं, जो टारगेटेड एग्जीबिशंस है आपकी इंडस्ट्री में, या आप डायरेक्ट डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, वहाँ पे जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं। ये सेकंड हो गया, और ये ट्रेडिशनल भी है और सबसे ज़्यादा कामयाब भी है। अच्छा। हाँ, तीसरा आपका मेरे हिसाब से आजकल नेटवर्किंग क्लब्स काफ़ी आ गए हैं। आप किसी भी नेटवर्किंग क्लब में जाएंगे, जब आप अपने आप को वहाँ प्रमोट करते हैं तो आपके सर्विसेज में जो इंटरेस्ट लोग रखते हैं वही आपसे जुड़ेंगे। और चौथा हो गया, जिन क्लाइंट्स को आप ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं वही आपको रेफरेंसेस पास करते हैं। तो ये 4 एवेन्यूज़ मैं मानता हूँ कि ये लीड जनरेशन के होते हैं, और मैं सबको यही कहता हूँ कि इन 4 एवेन्यूज़ को आपको बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैंने ऐड चला दिया या मैं सिर्फ एक ही एवेन्यू पे काम कर रहा हूँ। आपको 4 एवेन्यूज़ को काम करोगे तो आपको अच्छी हाई क्वालिटी लीड्स आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है। सर एक बात और पूछना चाहूँगी, कोई भी बड़ी कंपनी आप जैसे कंपनी को हायर करके अपने प्रमोशन करवा लेंगे, लेकिन अगर कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और फाइनेंशियली उन लोगों की कंडीशन ठीक नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं अपना ही एग्जांपल लूँगा। जब मैंने अपना काम शुरू किया था और मेरे पास एक बजट का रेस्ट्रिक्शन था, तो मैंने कुछ चीज़ें खुद सीखी। मैंने एटलीस्ट 6 महीने भी नहीं, 3 से 4 महीने का मैं ये सोचता कहा कि मेरे पास कंटेंट जो है, जो मेरे काम को प्रमोट करने में मेरी हेल्प करेगा, उसकी मैंने प्लानिंग करता था। फिर बहुत सारे, उस टाइम तो कैनवा नहीं आया था, अभी आप एक सॉफ्टवेयर आता है कैनवा, हमारे टाइम पे सिर्फ फोटोशॉप और ये आपका एडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, प्रीमियर प्रो वगैरह, यही सब अवेलेबल थे। तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत सीख के, गूगल से सीख के, मैं खुद ही जो मेरे को कंटेंट था उसी की प्लानिंग करके, उस टाइम चैट जीपीटी भी नहीं आया था, तो हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि टाइम भी अपने पास होता था कि खाली रहता था, तो खुद ही मैंने करा। पर मेरे पास ये था कि 3 महीने के, या 3 महीने भी नहीं तो आपको एटलीस्ट 10 क्रिएटिव्स
10 फोटो और 10 वीडियो आपके पास ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को पूरे ढंग से एक्सप्लेन करें, और आपकी जो आप जिस टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो उसके रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। ये 10 वीडियो 10 पोस्ट अगर आप खुद बना लो, खुद आजकल तो कैनवा है, बहुत सारे ऑटोमेटेड आपके एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, वहाँ से आप बना के आप खुद उनको डालिए और सर्कुलेट कीजिए। साथ ही साथ आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ब्रांडिंग के लिए कुछ मटेरियल होने चाहिए। सर एक बात और पूछना चाहूँगी कि कोई भी बड़ी बिजनेस कंपनी, आप जैसे कंपनी को हायर करके अपना प्रमोशन करवा सकते हैं, लेकिन कोई अगर नया स्टार्टअप है किसी का और उनको भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़े? बिल्कुल, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा उसमें। तो मैं सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो गया, उसमें विजिटिंग कार्ड हो गया, राइट, एक ब्रोशर हो गया। फिर अगर आप उससे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप क्या भेजते हैं, अपना वेबसाइट भेजते हैं उन्हें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भेजते हैं। जब वो आपसे मिलने आता है आती हैं तो आप उनको क्या दिखाते हैं, आप उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको चाहिए ही चाहिए, राइट। अब स्टेप बाय स्टेप हमें इसको बनाना है। जो आपका वेबसाइट है वो आपका वन स्टॉप मतलब स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें आप एक बारी में सारी सर्विसेज आपने डिफाइन कर दी, राइट। तो इसके लिए आजकल बहुत आसान हो गया है। आप खुद भी अगर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं वेबसाइट बनाने में, आप किसी भी वेबसाइट बिल्डर से आप वेबसाइट बना सकते हैं बेसिक 2-3 लैंडिंग पेज के साथ। फिर हो गया ब्रोशर डिज़ाइन, उसके लिए ब्रोशर डिज़ाइन हो गया, कोई भी क्रिएटिव डिज़ाइन हो गया, उसके लिए कैनवा आ गया है, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट्स आपके बने हुए हैं जिसको आप यूज़ करके आप बना सकते हो। बट क्योंकि इनिशियली हमने भी उसी से स्टार्ट किया था, हमारे टाइम पे कैनवा नहीं होता था, तो मैंने पर्सनली फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप हो गया, आपका इलस्ट्रेटर हो गया, फिर ये सारे सॉफ्टवेयर मैंने सीखे, ये सब मैंने सीखे और मैंने फिर इनको यूज़ करना सीखा। फिर मैंने रिसर्च करा कि कौन सा फॉन्ट, कौन सा कलर मेरे उसके साथ जाता है। अब आप चैट जीपीटी है तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है, वो आपको आप डालोगे आपके इंडस्ट्री के साथ क्या कलर जाता है, क्या फॉन्ट जाता है, वो आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा। मैंने अपने टाइम पे ये सारी रिसर्च करी थी और मैं खुद बनाता था ये क्रिएटिव्स, वीडियो भी मैं खुद एडिट करता था प्रीमियर प्रो में। अब तो टेम्पलेट्स आ जाती हैं, तो आपको थोड़ा टाइम खुद लगाना पड़ेगा इस चीज़ को, और कोई सीखने में बुराई नहीं है। आप एक बार सीख जाओगे, शुरू में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप सीख जाओगे तो आप खुद ही 6 महीने का कंटेंट आप बना के सोशल मीडिया पे आप डालो, अपना प्रेजेंटेशन डिजाइन कर लो और धीरे धीरे इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो आप टाइम के साथ। तो आपका 1 साल 2 साल आपका काम निकल जाएगा इससे। फिर व्हेन यू आर इन एबल टू पोजीशन कि आप किसी अच्छे ब्रांडिंग कंपनी को आप हायर करते हो, तो देन यू कैन रीडिजाइन ऑल दिस थिंग्स। सर जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आप सक्सेसफुल होने के लिए आपने क्या क्या मतलब आपने सफ़र किया, और कोई नया स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले कई साल कंपनीज में काम किया, तो मुझे एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि कंपनीज, सक्सेसफुल कंपनीज कैसे रन होती हैं। मैं यूएस में एक कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी में मैं सेल्स की टीम में सेल्स हेड करता था मैं। तो मुझे इतना ये था कि आपको सेल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जब तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल जिसे कहते हैं, डिटेल्स में मैं काम करता था। आप कैसे उठते हो, बैठते हो, आप क्या कपड़े पहनते हो, कैसे आप बात करते हो, आपका हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, आपसे खुशबू कैसी आनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे हमने बहुत काम करता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब आ जाता है जो आपका वैलिड क्वेश्चन है कि मेरे चैलेंजेस क्या थी। तो देखिए, जब मैं 2019 में यूएस से वापस आया, हमारी कंट्री ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन से चल रही थी, तो मैक्सिमम कंपनीज का जो बजट होता है एक्सपेंडिचर, वो थोड़ा कम था। फिर 2020 में कोविड आ गया। कोविड के टाइम तो कोविड भी एक चैलेंज था कि उसके बाद भी लोगों का स्पेंड थोड़ा मार्केट में, और मैं तो नया था, बाकी बहुत कंपनी से मैं सीख रहा था कि कैसे होती है चीज़ें। तो हमें इनोवेशन करने का जो एक है ना, इनोवेट कैसे करें मार्केट में घुसने का, हमें एक सप्लाई डिमांड समझने
समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो गैप पे मैंने काफ़ी रिसर्च करा और मैंने एक चीज़ मुझे वक्त के साथ समझ में आया कि देखिए एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना कुछ पिलर्स होते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर आप प्रोडक्ट में खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग, इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो आपको प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है। हाँ। और वो भी तब जब हम चाइना से इतना इंपोर्ट करते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम प्राइसिंग में बहुत बढ़िया चीज़ें दे रही हैं, तो एक प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट क्वालिटी हो जाता है। फिर ये एक एवेन्यू हो गया। फिर आप इसको लोगों तक इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मार्केटिंग दूसरा आपका पिलर हो गया। मार्केटिंग की आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तीसरा आपका हो गया फाइनेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना पैसा आप लेके बिजनेस में उतर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा, इसकी नॉलेज मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि जी जाएंगे सेल करेंगे, जैसे हम सर्विस करते थे तो आ जाएगा, बट आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टर है या आपने अपनी सेविंग्स कर रखी है या आपके फैमिली में कोई है, आपके पेरेंट्स हो गए या आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक एटलीस्ट एक बफर होना चाहिए इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कि आप एटलीस्ट मार्केट में 6 महीने 1 साल सर्वाइव कर सको। ठीक है। आपको फाइनेंसेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप लीजिए, किसी कंसल्टेंट से मिलिए, बिजनेस कंसल्टेंट से, उससे लीजिए, सीखिए उनसे कि आप कहाँ आपके पैसे लगता है जब बिजनेस में हो, उसका ROI समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी MBA करी तो मुझे इस चीज़ और अच्छे से क्लियरली मैं समझ पाया कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं। आपके पास अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो आप उस पर इन्वेस्ट मत करो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पुराना लैपटॉप है, आप सोच रहे हो जी नहीं मैंने पहले एक नया लैपटॉप लूंगा फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा, नहीं, आपके पास एक लैपटॉप है, इट इज गेटिंग यू सम वर्क डन, राइट? तो आप उस पे इन्वेस्ट करो जो आपके पास नहीं है। और सबसे फिर इसके बाद आ जाती है टीम। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पिलर है, आप सारे काम खुद नहीं कर सकते हो। मैंने पहले 1-1.5 साल 2 साल आई वाज अ वन मैन शो। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं होता है। फिर आपको टीम बनानी पड़ती है और टीम से ही आपका काम जो है इट ग्रोज बहुत फास्ट। आपकी टीम अच्छी है तो आपको बहुत आगे ले जाएगी। फिर आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस। आपने कोई प्रोडक्ट सर्विस दी क्लाइंट को, आपको यू हैव टू बी इन टच। क्लाइंट के साथ आपको रिलेशन बनाने बहुत जरूरी है। दे शुड फील कंफर्टेबल विथ यू। जैसे लोग कहते हैं ना, आपका वकील और डॉक्टर जो है आपका दोस्त है, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। वही चीज आपको अपने साथ भी वो रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है क्लाइंट के साथ। वो क्लाइंट आपके साथ एक घर वाली फैमिली वाली फीलिंग हो। तो ये सारे कुछ पिलर्स होते हैं जो आपके फंडामेंटली अगर आपके क्लियर हैं तो आप बिजनेस में बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्लाइंट सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप मार्केटिंग में आप स्पेंड करो, लोगों तक पहुंचो और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज आप क्रिएट करो। आपके पास बजट इनिशियली होना चाहिए कि आपका बिजनेस जो है, फंड्स की वजह से कोई काम रुकना नहीं चाहिए। जब आपका फंड आना स्टार्ट हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट अगेन ROI जनरेट करना स्टार्ट करोगे तो आपका वो फंड दोबारा मतलब आना शुरू हो जाएगा, तो आप यू कैन री इन्वेस्ट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इन सब चीज़ों की नॉलेज। और अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो टू एनी बिजनेस कंसल्टेंट। आप बिजनेस कोच बहुत सारे हैं, आप उनसे जाओ, आप उनसे सीखो, गाइडेंस लो और वो आपको एक रोड मैप बना के देंगे। उनके साथ बैठ के आप रोड मैप बनाओ अपना 1 साल का और फिर आप यू शुड ऑलवेज गो विद देम। अनुज जी, हाल ही में जो अमेरिका ने हमारे इंडिया पर टैरिफ लगाया, तो उस पर एज ए बिजनेसमैन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये सब चीज़ें जो है आज से नहीं बहुत सालों से आती रहती है। एज ए इंडिविजुअल मैं हमेशा सबको एक चीज़ कहता हूँ कि आप ना किसी भी डेवलप्ड कंट्री में कुछ साल जाके या कुछ समय जाके आप स्पेंड कीजिए। पहली चीज़ आपको चीज़ समझ में आएगी कि वर्क एथिक, वर्क कल्चर क्या होता है। ठीक है, आप किसी भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री में जा सकते हैं,
उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एज ए बिजनेसमैन हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। तो हम कंट्रीज और भी हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ मुरादाबाद या मुजफ्फरनगर इन सब जगह पे 200 प्लस हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाँ। और मैं आपको बताऊँ सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज़ में इन हैंडीक्राफ्ट की अच्छी डिमांड है। तो हम अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर रहे हैं ऐसी कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने। ऐसी हमारी कंट्री से स्पाइसेस बहुत कंट्रीज में जाती हैं। तो आप ऐसे कंट्रीज, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बहुत अलग अलग कंट्रीज में जा रही हैं। तो आपको बस वो डिमांड सप्लाई देखना है और आपको ये देखना है कि हमारी कंट्रीज की, हमारी भारत की जो है किन किन कंट्रीज के साथ संबंध अच्छे हैं। अभी ब्रिक्स समिट हुआ, बहुत कंट्रीज के साथ हमारे जो है संबंध और अच्छे हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाती है। तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हम लोग, ये एडवर्सिटीज मार्केट में आती रहती है और आप जहाँ पे आपको डिमांड दिख रहा है वहाँ पे अपना सप्लाई चेन स्टार्ट करिए। अच्छा, एक सवाल और अर्नब जी, जैसे आपका नाम है अर्नब सेठ तो आपके नाम के आगे सेठ लगा हुआ है, आप तो ऑलरेडी बिजनेसमैन है, सेठ मतलब मालिक है ही। तो अगर कोई सेठ बनना चाहे तो क्या करे? कोई छोटा लोग अगर मतलब बड़ा मतलब कोई एक शुरुआत मतलब उनके पास है नहीं, फाइनेंशियल भी, या फिर किसी करने की इच्छा बहुत है लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही वीक है, तो क्या करें वो लोग? नहीं, देखिए ऐसा होता है, सबसे पहले तो आपका विजन लाइफ में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह की लाइफ चाहिए। हर इंसान का जो है डेफिनेशन जो है लाइफ जीने का जो पर्पस है वो अलग होता है। कोई पैसा बहुत मतलब कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा वो बहुत कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि भैया मैं अपनी ज़िंदगी में 100 कंट्रीज घूमने जाऊँ। सबके अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं। तो पहले आपको अपना गोल समझना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है बिजनेस में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने गोल्स जॉब से भी पूरे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस ही करो, आप अपने पर्सनल गोल अचीवमेंट्स जॉब से भी कर सकते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने बारे में कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या अंडर प्रेशर काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। अगर आप अंडर प्रेशर वाले हैं, जिसे सुबह जिसलिए उठना पड़ता है कि उसे ऑफिस में जाना पड़े या कहीं भी इसलिए जाना पड़ता है कि कोई उसका इंतज़ार कर रहा है, तो आप अंडर प्रेशर वाले हैं, उनके लिए बिजनेस इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि आप सुबह अपने आप 5 बजे उठ रहे हो या रात को अपने आप 1-2 बजे तक काम कर रहे हो, आपको अपना गोल है, आप उसको चेस कर रहे हो, तो आप अपना एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। अब आती है कि आप इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बी अ गुड लर्नर, आप सीखो जितना सीख सकते हो। अब वो सीखने के लिए या तो आप बुक्स पढ़ो या कोई कोर्स करो या किसी कंपनी में जॉब करो, उस कंपनी में लीडरशिप पोजीशन पे जाओ, आप अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड्स जनरेट करो, आप सीखो और ट्राई टू बी एट अ गुड पोजीशन। मेरे फादर हमेशा कहते थे कि जो भी काम करो यू बी द बेस्ट इन दैट। तो हमें पहले कोई भी आप प्रोडक्ट या सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हो, बी द बेस्ट, पहले आप सीखो उसको कहीं जहाँ आपको मौका मिले, देन बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये मेरी मदर हमेशा कहती कि देखिए काम तो सभी कर रहे हैं, आप समाज को क्या दे रहे हो, उससे बहुत मैटर करता है। तो आपके पास वो भी एक विजन होना चाहिए कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको पहले देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। राइट। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें अगर उनकी फंडामेंटल चीज़ें क्लियर हों तो वो अपनी शुरुआत वो करेंगे तो उनको डायरेक्शन अपने आप मिलता रह जाएगा। और एक सवाल अर्नब जी, आप इतने कम एज में इतने आगे बढ़े हैं, और क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा, जैसे सबका मैक्सिमम लोगों का होता है आइडियल मैन एक होता है कि मुझे इन्होंने मतलब इंस्पायर किया लाइफ उसमें, तो आपका कोई ऐसा है? हम सबसे पहले तो मैं अपने आप को कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन नहीं देखता, क्योंकि मेरे से बहुत यंग एज के लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उनसे बहुत सीखता रहता हूँ। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो 20-22 साल की उम्र में दे आर रनिंग कंपनीज, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। तो आपका जो सवाल है उससे मैं ये कहूँगा कि देखिए, वाइल ग्रोइंग अप मेरे फैमिली में हम लोग रामाकृष्ण मिशन से जुड़े रहते थे, विवेकानंद केंद्र से जुड़े रहते थे, तो विवेकानंद जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारी फैमिली में। तो मैं कई बार बहुत सारे मेरे स्कूल के थ्रू मैं बहुत जगह जाता था जहाँ पे मुझे विवेकानंद जी के बारे में बोलने के लिए
कहा जाता था, तो मैंने उनके प्रिंसिपल्स, उनकी लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। फिर आगे चल के पर्सनली जब हम कॉलेज में आए, हम शाहरुख खान जी जो दिल्ली के ही हैं, वो मुंबई में जाके उन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बनाया। उनसे मैंने उनकी पर्सनल जर्नी जब मैंने देखी कि ही वाज ऑलवेज, वो अपने आप को एक है ना आई विल रूल वाली जो एक उनकी एटीट्यूड थी, एक एटीट्यूड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके कॉन्फिडेंस, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आते थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे जो भी मेहनत करा, आज वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं कि ही इज अ लाइक बिग, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे उनके। उसके बाद मैं इलॉन मस्क जी की फिलॉसफीज पे भी थोड़ा सा मैं गौर करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा एम्पायर बनाया। तो वो ये कहते हैं कि 4 साल का काम मैं 4 महीने में करता हूँ। 4 महीने में करने के लिए उतना टाइम, तो वो अब आप सोचिए वो कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 4 साल का काम 4 महीने में कर रहे हैं। तो उस तरह का माइंडसेट, उस तरह की स्ट्रेटेजी करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। अब बड़ा आप सोचोगे, बड़ी चीज करोगे, तो वो कहते हैं ना थिंक बिग। तो वो चीज मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। एंड उस चीज को मैं एनर्जीज में मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये एक उस चीज का मुझे लगता है एनर्जीज का ही काम है। ऐसे मतलब क्या मीडिया के थ्रू ही हम ज्यादातर पब्लिसिटी होती है, तो फिर तो डेफिनेटली आज आप आए यहाँ पे, यहाँ से हजारों लाखों लोग देखेंगे और पता लगेगा अर्नब सेठ है कौन। तो ये बहुत बड़ी बात है। अंत में मतलब जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, दर्शकों को कुछ कहिए बिजनेस से रिलेटेड, मतलब क्या करने से, किस तरह से क्या करना चाहिए न्यू जनरेशन को अच्छा बिजनेस में बिल्डअप करने के लिए। देखिए बिजनेस के लिए तो वो बहुत सारे सजेशंस हैं, इसमें पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। मैं बस कुछ चीज़ें जो मैं सबको कहता हूँ, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि अगर आप यंग हैं, आप अपने 20s में हैं या 30s में भी हैं, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप जाएं, कम से कम 6 महीने वहाँ रहें, वहाँ का कल्चर देखें, सीखें वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आपको बाहर निकलना अपने कंफर्ट जोन से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ बिना कंफर्ट जोन से आप निकलोगे नहीं तो नहीं होगा। सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, आप इस माइंडसेट से चलें कि आपको 10 साल इसको देने ही देने हैं। आप सोचिए जी मेरा 1 साल में 2 साल में बिजनेस नहीं चल रहा है तो मैं स्विच करूंगा, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी आप मिनिमम 5 साल या 10,000 घंटे आप किसी पर्टिकुलर वेंचर पे काम करते हैं, तभी आप उस वेंचर पे या उस बिजनेस मॉडल पे आपको एक्सपर्ट माना जाता है। तो आप इस माइंडसेट से कोई भी काम शुरू करिए कि आपको 5 साल उसको देने हैं। तीसरा मैं आप सबको कहता हूँ कि आप एक टारगेट बनाओ कि मिनिमम हर साल 500 नए लोगों से जुड़ो। 500 ऐसे लोगों से आप जुड़ो जिनसे आप पहले नहीं मिले हो, जो एक लाइक माइंडेड पर्सन है, एक बिजनेस ओनर है। आप उनसे ऐसे रिलेशन बनाओ कि आप उनके ऑफिस गए, वो आपके ऑफिस आए, आपकी एक अच्छी कम्युनिकेशन बनी। वो आपके ऊपर है कि आप 500 करते हो, 1000 करते हो, बट मिनिमम 500 नए लोगों से आपको हर साल जुड़ना है। जब आप ये, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा या आप अपने अंदर चेंजेस नहीं देखोगे। आप ऑटोमेटिकली आप उनसे इतनी चीजें आप सीखोगे कि आप खुद भी अपने अंदर चेंजेस लाओगे और आप अपना भी, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी आप देखेंगे। तो ये मैं कुछ एडवाइस देना चाहूँगा, आप ट्राई करके देखिए एंड डेफिनेटली विल सी अ वेरी बिग चेंज इन योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू। दर्शकों, सर ने तो कह दिया सेठ कैसे बनना है, लेकिन सेठ बनने के लिए श्रेष्ठ बनना पड़ेगा और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सेठ बनेंगे, श्रेष्ठ बन के सेठ बनेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा शो अच्छा लगता है दर्शकों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके जो भी आप लोगों को बताना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं पर्टिकुलर किसी लोगों को हम इस शो में बुलाएं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हम उनको हमारे मंच पे आप लोगों के सामने तक लाए और आपके चाहे हुए सवाल को पूछेंगे।
तो धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हम विदा लेते हैं। अर्नब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप Thank you. हमारे शो में आए। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू, थैंक यू।